ऑलराइट, चलिए इससे पहले स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स में मुझे 2 बच्चों के डाउट्स आए थे तो मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, कि क्या वो कार्निवोर्स, ऑटोट्रॉफ्स, कि वो कार्निवोरस, ओमनिवोरस या क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं या फिर हमारे पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो देखो बच्चों, हेट्रोट्रॉफ्स जब पूछता है हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं तो वहां पे हर्बीवोर्स हो गया, वहां पे कार्निवोर्स हो गया, ओमनिवोर्स हो गया। लेकिन जो पैरासिटिक है या सैप्रोफिटिक है, दैट इज न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो वहां पे भी ऐसे पूछ सकते हैं कि सैप्रोफाइट्स क्या होंगे, तो अगेन वो उस टाइप के न्यूट्रिशन के हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। तो ये है, इसमें बहुत कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। दूसरे बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जब वो बनते हैं फोटोसिंथेसिस में तो वो लाइट रिएक्शन होता है कि डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन में सारी चीजें पहले हो रही है कि आपके पास लाइट आ रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं ना तो वो आपके स्ट्रोमा में बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बनते हैं। सो इफ दिस इज दिस योर क्लोरोप्लास्ट, तो आपके पास यहाँ पे ग्राना होते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, जो फ्लूइड रीजन होता है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है स्ट्रोमा, यहाँ पे आपका होता है कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं एंड दिस इज डार्क रिएक्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो लास्ट में मैंने आपके संग ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि सनलाइट इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। तो हमने क्या देखा था, फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या किया, एक प्लांट को डी स्टार्च कर दिया। डी स्टार्च का मतलब है कि प्लांट क्या करता है, अपना खाने को पहले ग्लूकोज जो बन रहा है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब अगर सारा का सारा जो स्टार्च है वो यूज हो जाएगा तो स्टार्च खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसको फोटोसिंथेसिस होने ही नहीं दी, मैंने कहीं अंधेरे में रख दिया वो प्लांट। अब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो क्या हो गया, वो डी स्टार्च हो जाएगा कुछ दिनों में। देन उसके बाद मैंने उसको सनलाइट में रखा, लेकिन इस लीफ के इस पार्ट पे मैंने लगा दी एक टेप, एल्यूमिनियम फॉइल, ताकि इस पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ सके। एंड ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ पे तो सनलाइट आएगी लेकिन यहाँ पे सनलाइट नहीं आएगी। अब जो यहाँ सनलाइट नहीं हो रही तो ना ही लाइट रिएक्शन होगा एंड ना ही डार्क रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन से क्या होता है, आपको जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो उसी को यूज करके फिर आगे फूड बनता है ना। लाइट रिएक्शन में आपके एटीपी बनते हैं, उसको यूज करके आप डार्क रिएक्शन करते हो। तो अब क्या होता है, जब हम एक फ्लास्क में हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे, एक वाटर बाथ ले लेंगे, इसमें आपने ये वाला लीफ रखा, जब इसकी फोटोसिंथेसिस हो गई होगी। अब नेचुरली आपने यहाँ से टेप को, फॉइल को हटा दिया, सारा का सारा क्लोरोफिल आपने डीकरलाइज कर दिया। अब वो क्या मकसद था उसका करने का, क्योंकि आपको स्टार्च एंड आयोडीन टेस्ट करना है, आपको उसमें कलर रिएक्शन देखना है। तो आपने सारा क्लोरोफिल हटा दिया बचा कुचा, उसको बाद में वॉश भी कर दिया। नाउ अब जब उसमें हम कलर रिएक्शन देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि बच्चों देखो, इस रीजन में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। ये सबको पता है कि स्टार्च में जब आयोडीन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आता है। अब यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस हो चुकी थी तो ये ब्लू ब्लैक हो गया क्योंकि स्टार्च यहाँ पे बन गया, लेकिन इस रीजन में सनलाइट पहुंची ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे खाना भी नहीं बना। सो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि सनलाइट कितनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बताता है कि क्लोरोफिल कितना ज्यादा जरूरी है, कि बच्चों क्लोरोफिल क्यों जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने ले लिया एक वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ वो होता है जो मतलब धब्बे धब्बे से होते हैं, जैसे आप देखोगे ना ग्रीन कलर का लीफ तो इस कलर से नहीं होगा, कहीं कहीं पे ग्रीन कलर हो गया। लेट्स सपोज मैंने ग्रीन कलर ले लिया है तो यहाँ पे ग्रीन कलर के पैचेस होंगे। ओवरऑल पूरा कलर ग्रीन कलर का नहीं होता, होता है ना, कुछ कुछ व्हाइट पोर्शन होता है, कुछ कुछ ग्रीन पोर्शन होता है, ठीक है। मैं वो रेड और येलो कलर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेचुरली मुझे जहाँ पे कोई भी कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, लेट्स सपोज मैंने इस टाइप का लीफ ले लिया, यहाँ पे तो ग्रीन कलर है, आसपास इधर नहीं है। तो वाई ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है ना। अब मैंने क्या किया, सेम उस टाइप का प्रोसेस किया होगा, मैंने एक प्लांट को धूप में रखा, धूप में रख के फोटोसिंथेसिस होने दी,
ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होने दी तो मैंने कुछ टाइम बाद क्या देखा कि अब पहले तो क्लोरोफिल को डीकलराइज कर लिया, बाद में जब मैंने यहाँ पे कलर रिएक्शन देखा तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे तो आया ही नहीं, यहाँ पे तो आयोडीन ने टेस्ट दिया ही नहीं। वाई? बिकॉज यहाँ पे बच्चों स्टार्च नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ही नहीं था। क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, फूड बनेगा ही नहीं, एंड देयरफॉर कलर रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि क्लोरोफिल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलो नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में ये वाला दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है। अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। क्या किया, ये इस तरीके से ना मैंने ग्लास जार ले लिए, ठीक है, और ये मैंने नॉर्मल अपना प्लांट ले लिया जो अच्छा खासा हेल्दी है, खाना बनाता है। ग्लास जार क्यों रखा है? क्योंकि कहीं पे मेरी सनलाइट है और सन की सारी जो रेज है ना वो यहाँ तक पहुंच रही है, ठीक है। ग्लास जार की वजह से सन की तो रेज पहुंच रही है। अब होता क्या है, इस रीजन में ना मैंने एक क्या रख दिया, KOH विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये KOH मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ये KOH नहीं है। अब क्या हो गया, अंदर तो भाई ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? उसको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, ठीक है। CO2 क्यों चाहिए उसको? उसको CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए उसको CO2 चाहिए। अब क्या होगा, देखो यहां पे जो CO2 प्रेजेंट है ना, जो भी यहां पे आपकी CO2 प्रेजेंट है, ये KOH उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो ये एरिया बिल्कुल भी यहां से पूरा का पूरा आपका CO2 गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जब आपका यहां से क्या हो जाएगा, CO2 ही गायब हो जाएगा, तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, ठीक है। अब देखो जब आपकी क्या होता है बेसिकली बच्चों, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये CO2 के संग रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है व्हाट आई एम राइटिंग, क्या बना देगा, पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, स्पेस स्टेशन पता है ना सबको, स्पेस में जाते हैं स्पेस स्टेशन से। स्पेस स्टेशन में ना ये जो पोटेशियम कार्बोनेट है ना, इसका यूज करते हैं ताकि ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ना एब्जॉर्ब कर ले। यहीं पे ये किया, इस रीजन में जो मैंने ब्लू शेड किया है ना, मान लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए वो चाहिए होता है, इट इज अ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सो अगेन ये हो जाएगा मेरा कंडीशन जिसने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आओ। क्वेश्चन में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आई होप सबको ये आ गया हो, जिसको नहीं आया है वो यहाँ पे समझ लेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारे प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं दिन के वक्त और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं रात के वक्त। अब डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? अब देखते हैं भाई। देखो प्लांट ऑक्सीजन कब देगा? प्लांट दे रहा है ऑक्सीजन और प्लांट दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन कब देगा? जब उसको रेस्पिरेशन करना है, जब उसको रेस्पिरेशन करना है। तो सॉरी बच्चों, एक मिनट, या कार्बन डाइऑक्साइड कब देगा? जब उसको रेस्पिरेशन करना है। जैसे हम है ना, हम जब सांस ले रहे हैं तो क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जब ऑक्सीजन कब रिलीज होती है? नाउ वी नो, जो ऑक्सीजन होता है ना वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ने क्या किया, वाटर ले लिया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ठीक है, लेकिन वो क्या रिलीज करता है? वो
ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये तो हो रहा है फोटोसिंथेसिस के वक्त ऑक्सीजन रिलीज, और रेस्पिरेशन के वक्त क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। बट क्या ऐसा होता है बच्चों कि ऑक्सीजन दिन के समय ही रिलीज हो रहा है या सिर्फ रात के समय ही हो रहा है? क्या ये डे एंड नाइट वाली कंडीशंस होती हैं? अब देखो क्या होता है, जब सुबह हुई सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि सनलाइट इज अ कंडीशन जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, अब जब ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब भाई सांस तो हर वक्त लेगा ना प्लांट, जैसे हम हैं, ऐसे थोड़ी है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूं तो मैं सांस लेना भूल जाऊंगी, ये तो नहीं होता। तो प्लांट्स भी सांस लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो दिन के वक्त ही हो रहा है या प्लांट सिर्फ रात के वक्त ही सांस लेते हैं, ऐसा नहीं होता। प्लांट डे टाइम में भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्लांट क्या करता है, ये रेस्पिरेशन आपकी डे टाइम में भी हो रही है और नाइट टाइम में भी हो रही है। डे टाइम में ये हो रहा है कि प्लांट ऑक्सीजन का इनहेल तो कर रहा है और रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि भाई ऑक्सीजन वो दिन में बाहर फेंकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज कर लेता है अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो रेस्पिरेशन में सुबह के वक्त क्या हो रहा है, प्लांट ने ऑक्सीजन ली, नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज करनी है, लेकिन प्लांट को दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करनी है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वो जो रिलीज करने वाला होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो यूज कर लेता है और वो ऑक्सीजन रिलीज कर लेता है, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो हमको ऐसा लगता है कि वो सुबह ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और रात को कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक चीज और, जितना प्लांट ऑक्सीजन को यूज करता है ना, उससे कहीं ज्यादा प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे पूछा है कि गार्ड सेल्स कैसे रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। हमें पता है कि जो लीफ के इस तरीके से एपिडर्मल सेल्स होते हैं, तो वहां पे ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स किस में हेल्प करते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। दीज आर दी पोर्स। अब इसको एक को मैं देखूंगी तो इस तरीके से एक किडनी का शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब होता क्या है, जब यहाँ पे वाटर आएगा, जब इसके पास यहाँ पे वाटर होता है तो दे बिकम टर्जिड। वाटर आने की वजह से ये टर्जिड हो जाएगा, और जब ये टर्जिड हो जाएगा इसका मतलब पानी इसके अंदर जाएगा, गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे। ये सेल इस तरीके से स्वेल होके बिल्कुल कर्व्ड हो जाएंगे। बिल्कुल क्या हो गए, स्वेल होने के बाद कर्व हो गए। एंड हेंस दिस पोर्स ओपन्स अप, ये पोर्स ओपन हो जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है, अब अगर वाटर यहां से चला गया, सेल जो होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे भाई, फ्लैसिड हो जाएंगे, एंड इट विल ओपन, सॉरी एंड इट विल क्लोज। ठीक है, जब गार्ड सेल के ऐसे थे, गार्ड सेल जब पानी आया तो उसमें पानी आ गया, वो स्वेल हो गए, धीरे धीरे कर्व हो गए, ओपन हो गया। अब जब पानी चले जाएगा श्रिंक हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों बोल रहा है कि दो ग्रीन प्लांट्स ले लिए सेपरेटली इन एन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स। मैंने एक यहाँ पे कंटेनर बनाया, एक मैंने यहाँ पे दूसरा कंटेनर बनाया। क्या किया मैंने, एक यहाँ पे प्लांट लिया, एक यहाँ पे प्लांट लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है वो कि ऑक्सीजन फ्री, दोनों ही जगह में ऑक्सीजन नहीं है, याद रखना है ऑक्सीजन नहीं है। अब एक को मैंने यहाँ पे सन के पास से लाइट दे दी, एक को मैंने लाइट दे दी, लेकिन दूसरा क्या था, डार्क में था। ठीक है, कंडीशन समझ आ गई। अब क्या हो गया, देखो क्या हो रहा है कि एक जो है उसके पास सनलाइट आ रही है और एक अंधेरे में पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन क्यों चाहिए प्लांट को, ब्रीदिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए ना। तो यहां पे तो बेचारा ना ही तो वो रेस्पिरेशन कर पा रहा है, ब्रीदिंग कर पा रहा है, और क्योंकि डार्क है इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पा रहा।
भाई दो ही चीजों की तो जरूरत है, हमको खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और उस फूड से एनर्जी बनाने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, बाकी सब तो बाद में होगी, पहले एनर्जी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है। लेकिन देखो दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, दूसरी जगह के पास, यहां प्लांट के पास तो ये सनलाइट भी है, ठीक है, प्लांट के पास तो सनलाइट भी है। अब क्या होगा, एक मिनट, हाँ, यहां हो गई सनलाइट, तो वो फोटोसिंथेसिस तो कर पा रहा है, ठीक है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बोला कि नहीं है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मिनट, हाँ, आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक मिनट बच्चों, चलो सॉरी एक टेक्निकल इश्यू आ गया था। तो देखो मैंने आपसे क्या बोला कि आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है और सनलाइट भी है, और जब दोनों है तो फूड तो बनेगा ही, फूड तो बनेगा ही, ठीक है। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो रिलीज हो रहा है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। अब जब ऑक्सीजन रिलीज हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गई, तो इसको तो वो सब चीजें मिल गई ना। हाँ, कुछ देर तक ही जी सकेगा, ऐसा नहीं है कि जीता ही रहेगा, कमी हो जाएगी ना उसको उस चीज की, उसको खुला एनवायरनमेंट तो चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा लॉन्गर जिएगा, तो ये वाला जिएगा जो कि सनलाइट में रखा है, क्योंकि सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस की वजह से रिलीज होगा ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई अगर ग्रीन प्लांट्स यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा, भाई ऑक्सीजन ही कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो बंदे कोई भी ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे, ना ही एनिमल्स ब्रीथ कर पाएंगे, ना ही हम लोग ह्यूमंस ब्रीथ कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ, ठीक है, ओके। एंड काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, नेक्स्ट इज व्हाट आर द अडेप्टेशन ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ में ऐसी क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं जो वो खुद बनाई है। इवोल्यूशन इतनी खूबसूरत चीज है कि जो आगे बदलती रही ना चीजें, जैसे जैसा चीजें बदलती रही ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म ना अपने अंदर वो बदलाव लाते रहे जो उनको उस जगह पे रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हेल्प करती है। सो वो अडेप्टेशंस होती हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली बॉडी के अंदर एनाटॉमिकली जो चेंजेस आते हैं ना, दैट इज अडेप्टेशन। तो लीफ में ऐसे कौन कौन से अडेप्टेशंस हैं जो उसको फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। अब देखो क्या होगा, लीफ को क्या चाहिए, हमको पता है कि लीफ को चाहिए सनलाइट, क्यों, क्योंकि सनलाइट से वो फोटोसिंथेसिस होगा। अब इस सनलाइट को वो तभी एब्सॉर्ब कर पाएगा जब मैक्सिमम एरिया होगा, जो कि लीफ प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लीफ को देखोगे ना, उसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है कि वो अपना एरिया कवर करे। लीफ ऐसे नहीं होता फ्लावर की तरह, ऐसे खिला हुआ नहीं होता, वो ऐसा होता है ताकि सनलाइट उस पर अच्छी सी पड़ सके, ठीक है। उसके बाद लीफ हमेशा ऐसे होता है, लीफ ऐसे नहीं होता, ज्यादातर लीफ ऐसे होते हैं ताकि सनलाइट उस पर अच्छी सी पड़ सके, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लीफ के अपर पार्ट में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट का मतलब है ज्यादा क्लोरोफिल, और ज्यादा क्लोरोफिल का मतलब है ज्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और क्या होता है भाई, लीफ के पास होते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा जो कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, रिलीज हो सक रही है ऑक्सीजन और अंदर आ सक रही है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये होती है लीफ की अडेप्टेशन, जिस तरीके से लीफ अपने आप को ऐसे चेंजेस लाता है। अगर मैंने आपको याद हो ना, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि लीफ के ना ऊपर इस तरीके के पैलिसेड सेल्स होते हैं, ऊपर पैलिसेड होते हैं और नीचे स्पॉन्जी सेल्स होते हैं। तो ये जो पैलिसेड्स होते हैं ना, ये भी इसी तरीके से ऐसे लंबे लंबे और ये रेक्टेंगली अरेंज्ड, ऐसे ऐसे एक साथ पैरेलली अरेंज होते हैं ताकि अगेन ये लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ये है फोटोसिंथेसिस की अडेप्टेशंस। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट,
कोई डाउट अगर किसी को पूछना है तो मुझसे पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कराने जा रही हूं विच इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप होता है जिसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक ऐसे याद रखना है कि हम पूरा खाना खा लेते हैं, होल। ठीक है, होलोजोइक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म पहले तो इंजेस्ट करेगा भाई खाने को, है ना, फिर उस खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटता है जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन होने के बाद भाई एब्जॉर्प्शन हो गई चीज़ों की। एब्जॉर्प्शन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा और वो छोटे छोटे पार्ट्स सभी सेल्स में चले गए। अब वो जब सभी सेल्स में चले गए तो उसका यूज भी होगा। यूज कैसे होगा, रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन आ रही है वो उससे एनर्जी बना रहा है। ठीक है, अब जब इसका फाइनली यूज हो गया तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी इजेक्शन हो जाती है, इट इज रिमूव्ड आउट, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल किया था अमीबा का, याद आया, फर्स्ट क्लास में मैंने कराया था। तो दिस इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि होलोजोइक टाइप का है। ठीक है, अब यहां पे अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब मैं आपको ह्यूमन बीइंग्स में बताऊंगी न्यूट्रिशन कैसे होता है। अपने बारे में पढ़ने में तो अब बड़ा मजा आएगा, आई थिंक अब आपको ज्यादा मजा आएगा और समझ आएगा, और डाउट होंगे तो आप जरूर पूछेंगे, बिकॉज अपने बारे में बात करना किसको पसंद नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फटाफट से इस डायग्राम को देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपका है माउथ। ठीक है, माउथ में आपकी टंग होंगी, टीथ होंगी, उसके अलावा ना आपके पास ग्लैंड्स होंगे विच आर नोन एज सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सब हेल्प होंगे, हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे और बैक टू ये डायग्राम पे आते रहेंगे ताकि आप इसको रिलेट कर सको। चलो अब देखो, सलाइवरी ग्लैंड्स ना आपकी अलग अलग लोकेशन में होते हैं भाई। देखो वो पैराटॉइड ग्लैंड्स हैं या सबलिंगुअल हैं, मतलब टंग के आसपास है, या सब मैंडिबल है। मैंडिबल आपका ये होता है, तो जो भी जिस लोकेशन में है ना, ये वाले ग्लैंड्स अलग अलग लोकेशन में सिचुएटेड होते हैं, तो उसके हिसाब से इसके नाम है। आपके पास फेरिंग्स हैं, ईसोफेगस, ठीक है, इट इज द विंड पाइप, बचपन में जिसको हम विंड पाइप, सॉरी इट इज द फूड पाइप, दैट इज ट्रैकिया। ठीक है, चलो कंफ्यूज नहीं होना, मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया है, इट इज अ फूड पाइप। बचपन में जिसको आप फूड पाइप और विंड पाइप पढ़ते थे ना, अब आपको ईसोफेगस बोलना है, विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं। ओके चलो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, स्टमक आ गया, स्टमक के नीचे आपके पास पैनक्रियाज है। ठीक है, अब हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा हम लिवर पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली जहां से रिलीज होगा दैट इज एनस। ठीक है, तो हम ये सारे पार्ट्स देखते हैं, ये हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। कई बार आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर आपको पूछ लेगा किसी पर्टिकुलर एक चीज की डाइजेशन बता दो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोल दिया था बच्चों कि हमारे अंदर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। मेरी बॉडी तो बनी हुई है टिश्यू से, एंड अल्टीमेटली मेरी बॉडी सेल से बनी है। मेरे हर सेल को खाना चाहिए, हर सेल को खाना चाहिए, और सेल को तो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। सेल एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेता है। तो अगर मैं दाल खा रही हूँ, एग्स खा रही हूँ जिसके अंदर प्रोटीन्स होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, अमीनो एसिड में ब्रेक होना चाहिए। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स खा रही हूँ, राइस खा रही हूँ, रोटी खा रही हूँ, बर्गर खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक होना चाहिए, ग्लूकोज में। अगर हम फैट्स खा रहे हैं तो अल्टीमेटली ऑयल, घी, शुगर में भी फैट होता है, तो वो फैट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होना चाहिए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। तो हमारा मकसद ये है कि हमें ये जो लिखा है ना मैंने, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, मुझे फाइनली इस पार्ट में खाने का इस फॉर्म में चाहिए फाइनली, एंड देन उसके बाद उसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। ऑल राइट, चलो अब उसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, आपके पास सबसे पहले माउथ, जिसको आप बकल कैविटी भी बोलते हो। माउथ क्या है, यहां से हम खाना स्टार्ट करेंगे, तो बेसिकली यहां से आपकी इंजेक्शन होगी। ठीक है,
देन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास फूड पाइप है जिसको मैंने ईसोफेगस बोल दिया। ये क्या करेगा, माउथ से फूड लेके जाएगा स्टमक में। स्टमक क्या है, विच इज अ जे शेप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे खाना आएगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे स्टमक से नहीं माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में कई बार पूछता है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है, या लेट्स सपोज प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है या फैट की डाइजेशन कहाँ पे एंड होती है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, तो आपको ध्यान से समझना होगा कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्टमक में आपका फर्दर प्रोटीन की पहली बार डाइजेशन होती है, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन ऑलरेडी डाइजेशन एज अ होल तो माउथ से ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है खाना। ये तो एक लूप है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जिजोनम एंड इलियम। ठीक है, हम आगे सब पढ़ेंगे। फिर आपके पास खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अगेन यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। एक चीज मत भूलिए बच्चों, डाइजेशन का मतलब सिर्फ ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। मैं एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रही, सिर्फ ब्रेक डाउन की बात कर रही हूं। और फाइनल डाइजेशन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो उसके बाद आपके पास आ गया रेक्टम। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कहीं पे स्टोर भी तो करना होगा, तो यहाँ पे आपका स्टोरेज होता है एंड एनस के थ्रू फाइनली फूड की इजेशन होती है। अनडाइजेस्टेड फूड की इजेशन होती है। जब फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेस्टेड फूड इजेशन जिसकी हो जाती है, तो वो एक डिसऑर्डर होता है। मतलब कि आपको डाइजेशन नहीं हो रही है ठीक से, आपका पेट खराब हो रहा है, कोई बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, किसी भी टाइप की वजह से अगर आपका डाइजेस्टेड फूड अगर वो जा रहा है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट्स अ डिजीज। ऑलराइट, चलो अब हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, पर हम ओवरऑल देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। अब देखो ग्लैंड्स हमें कौन कौन से चाहिए होते हैं। ग्लैंड्स हैं हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ से आते हैं, माउथ। ठीक है, हमारे माउथ से आते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना, लिंगुअल, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, तो वो यही है, अलग अलग जगह से, इधर से इधर से इधर से ऊपर से, जहां जहां पे लोकेटेड होंगे सलाइवरी ग्लैंड, तो वहां से ग्लैंड रिलीज करता है सलाइवा। ऑलराइट, ये सलाइवा क्या है बच्चों, ये सलाइवा कुछ नहीं है, इट इज अ वाटरी सब्सटेंस। वाटरी सब्सटेंस है, लेकिन इसके अंदर होते हैं ऐसे ऐसे एंजाइम जो कि डाइजेशन को स्टार्ट करता है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये नाम फिर से आएगा, हम फिर से पढ़ेंगे, अभी देख लो यहाँ पे। चलो उसके बाद आ गया आपका पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज में कौन से रिलीज होते हैं भाई, पैनक्रियाज के अंदर डाइजेशन नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर और पैनक्रियाज के अंदर बच्चों डाइजेशन नहीं होती, यहां से चीजें ऐसी रिलीज होती हैं जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। पैनक्रियाज से आपका रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस। जूस क्यों बोला, जब एक फिक्स कंपोनेंट नहीं है भाई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी एंजाइम, तो उसको जूस बोल देते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से हो गए आपके, इसके अंदर आपके पास लाइपेज होगा बच्चों, इसके पास आपके पास ट्रिप्सिन होगा, एंड आपके पास क्या होगा, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो जैसे अमाइलेज था ना यहाँ पे सलाइवरी का, यहाँ पे पैनक्रिया से निकलने वाला अमाइलेज है, तो इसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोल देते हैं। ठीक है भाई, लिवर क्यों पीछे रहे, लिवर भी सिक्रीट करता है बाइल जूस। लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, और बाइल जूस भी हेल्प करता है डाइजेशन में। तो बेसिकली ना ये आपके ग्लैंड्स हैं जो कि रिलीज करते हैं सब्सटेंसेस। माउथ में तो डाइजेशन भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खाना कहाँ आएगा, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले खाना आया माउथ में, खाना मैंने खाया और अब मैं उसको च्यू करूंगी। क्यों बोलते हैं ज्यादा अच्छे से खाने को चबाना चाहिए, क्यों बोलते हैं कि अच्छे से च्यू करो, क्योंकि यहाँ पे भी डाइजेशन होती है। और अगर आप डाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा अल्टीमेटली,
भाई बाद में दिक्कत होगी, उनको ज्यादा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो डाइजेशन इज च्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो बकल कैविटी, सबसे पहले खाना माउथ में आया, तो खाना माउथ में क्या होता है, यहीं पे इनटेक होता है फूड का। आप यहाँ पे साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे बच्चों, तो आपको इजी होगा। इसी तरीके से बनाओ कि यहाँ पे क्या होती है, और उसको फिर एक टेबल की फॉर्म में दिखा दो। ठीक है, अब देखो माउथ में क्या है, आपके पास लिप है, यू हैव पैलेट, ऊपर वाला रीजन होता है, लिंगुअल, सब लिंगुअल रीजन। अब आप समझ रहे हो, सब लिंगुअल रीजन में यहाँ पे जो ग्लैंड सिचुएटेड होंगे तो वो वाला ग्लैंड हो गया। ठीक है, अब आपके पास टीथ भी है, तो माउथ को हम बकल कैविटी बोलते हैं, एंड इंजेशन को हम क्या बोल रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड। अच्छा, आपने मेरे से बाइल जूस पूछा है, बाइल जूस मैं आपको बताती हूं, अभी जब लिवर आएगा ना तभी मैं आपको बताऊंगी बाइल जूस। ठीक है, चलो। नाउ अब माउथ में क्या क्या चीजें हैं, माउथ में है टीथ। टीथ का कितने सारे काम होता है, सबसे पहले जब छोटे होते हैं ना हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ये टूटते रहते हैं, और मिल्क टीथ परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, परमानेंट टीथ में। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूं। एक फॉर्मूला होता है विच इज नोन एज द डेंटल फॉर्मूला, उसको हम लिखते हैं 2123 अपॉन 2123। देखो 2123 अपॉन 2123 का क्या है मतलब, 2 का मतलब है 2 नंबर। ठीक है, 2 इन नंबर। अब ये 2123 ना बच्चों देखो ऐसे है, अपने माउथ को सेंटर में से ब्रेक कर दो, और एक साइड के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में, और एक साइड के सिर्फ नीचे वाले पार्ट में। तो ऊपर वाले पार्ट यहां से लेके पीछे तक हो गया आपका 2123, और डिवाइडेड बाय 2123 नीचे वाले पार्ट का एक साइड हो गया। अब देखो क्या होता है, हमारे पास ये वाले कौन से टीथ हैं, इंसीजर्स, इसको बोलते हैं इंसीजर्स। तो दिस इज इंसीजर, 2 इंसीजर्स होते हैं आपके पास, 1 2। और पीछे जाओ, एक होता है ना नुकीला सा, यहाँ पे किसी किसी के ज्यादा होता है, ऐसे ड्रैकुला जैसे लगते हैं वो टीथ, ऐसे किसी किसी का होता है ना, चिढ़ाते हैं फ्रेंड्स को, तो या फिर ड्रैकुला को देखा है ना आपके, उनके से टीथ होते हैं। तो ये जो एक होता है ना, एक इन नंबर में होता है, इनको हम कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनाइन। और पीछे जाओगे तो बच्चों 2 होते हैं आपके प्रीमोलर। ठीक है, और पीछे जाओगे तो क्या होगा आपके पास, मोलर, 3 मोलर। थर्ड मोलर बहुत जब आप मैच्योर हो जाते हो ना तब आते हैं। ठीक है, जिसमें वैसे बहुत पेन होता है फिर। अब देखो इनके भाई फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले इंसीजर्स होता है, इंसीजर्स का काम होता है कटिंग एंड बाइटिंग। कुछ चीज को ना काटना पड़ता है फिर उसको खा पाते हो, या टॉफी है या कुछ चिप्स ऐसे हम आगे से कट करते हैं, तो ये कटिंग एंड बाइटिंग के काम आता है। ये सब बचपन में आपने चीजें पढ़ी हैं। नाउ कैनाइन्स यूज होता है टीयरिंग के लिए। आपने देखा है जो कार्निवोर्स होते हैं उनके कैनाइन्स काफी ज्यादा होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, तो वो फ्लैश को एकदम फाड़ सके इसलिए उनके पास कैनाइन्स लंबे होते हैं। ठीक है, इंसीजर्स हो गया, कैनाइन्स हो गया। अब ऑब्वियसली जो प्री मोलर्स हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं, ये हेल्प करते हैं च्यूइंग में, खाने को चबाने में और उसको अच्छे से मसलने में, विच इज नोन एज ग्राइंडिंग। ठीक है, तो च्यूइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं ये। तो इस तरीके से बोलते हैं खाना अच्छे से चबाना चाहिए, क्योंकि यहीं पे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो जो भी अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो सब अच्छे से ब्रेक होंगे, तो सारे एंजाइम उसमें बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है टूथ डीके। अब हमारे माउथ में कुछ ना कुछ खाना रह जाता है, आप खाना खाते हो और फिर टीवी देखने लग जाते हो, फिर भूल जाते हो यार मैंने कुल्ला नहीं किया। सबके संग होता है, सबके साथ होता है, ये बहुत लोग के साथ होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं ना, रात को बिना ब्रश किए सोते हैं। दिस इज वेरी बैड हैबिट, इसको सुधारना चाहिए। क्यों, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। जब हम खाना खाते हैं ना तो कुछ चीजें रह जाती हैं। ठीक है, अब क्या होगा, माउथ में भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया स्टार्ट कर देते हैं उनका डीके। किसका डीके, वो लेफ्ट ओवर फूड का। अब ये तो भाई लेफ्ट ओवर फूड का डीके कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जब ये फूड का जब ये फूड का ब्रेकडाउन हो गया ना, अल्टीमेटली ये फूड का ब्रेकडाउन होते समय एसिड रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, एसिड्स।
और ये फिर डीके करते हैं टीथ को, है ना। फूड का ब्रेक, जो बचा कुचा फूड है, बैक्टीरिया उस पर फीड करते हैं, जिसकी वजह से एसिड रिलीज होता है, और एसिड फिर तो ऑब्वियसली टीथ को खराब करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि केमिस्ट्री में सब बच्चे पढ़ते हैं कि जो टीथ होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंट होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश योर टीथ सुबह और रात को भी, ठीक है। चलो, अब माउथ में क्या क्या आ गया, अब हमने भाई खाना अच्छे से चबा दिया, अब हम क्या करेंगे, टंग का रोल आएगा। अब टंग क्या करती है, देखो, टंग का काम होता है मिक्सिंग ऑफ जूसेस, किसके साथ, विद द फूड। फूड जो आप खा रहे हो, साइड से जो भी सलाइवा रिलीज हो रहा है, सलाइवा में क्या है, सलाइवा के अंदर एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्ट करेगी, तो ये जो टंग है ना उसको अच्छे से मिक्स करती है। अब जब टंग इसको मिक्स करती है ना, साथ साथ में आपको पता है टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से आपको खाना मीठा, कड़वा या खट्टा लगता है, तो टंग का ये रोल होता है। ऑल्सो वो स्वेलोइंग में भी हेल्प करती है, ठीक है, स्वेलोइंग में भी हेल्प करती है। कहाँ पे, फूड पाइप के अंदर खाने को भेजने में भी मदद करती है। ऑलराइट, चलो अब आगे आपका सलाइवा। अब सलाइवा, दिस इज द मेन थिंग, ये ही करेगी सब कुछ, ठीक है। अब सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा तो आपका वाटरी सब्सटेंसेस है, जो मैंने पहले भी बता दिया। इट इज अ वाटरी सब्सटेंस, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और इसके अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, और यहीं पे सबसे पहले फूड की डाइजेशन होती है। और वो डाइजेशन कैसे होती है, स्टार्च। तो जो आप बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो ना, वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में स्टार्च में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, या जो भी स्टार्च खा रहे हो इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे इस चीज की ब्रेकडाउन होती है, एंड यहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब एक टर्म यूज होता है विच इज नोन एज बोलस। तो वो जो एक मिक्सिंग हो गया, वो एक सॉफ्ट सा एकदम एक अच्छे से बॉल जैसा जो खाया आपने खाना, उसको अच्छे से मिक्सिंग हो गई ताकि वो इजीली ईसोफेगस के थ्रू जा सके, उसको हम बोलस बोलते हैं, ठीक है। अब खाना कहाँ आ गया, हमारा ईसोफेगस में आ गया। अब क्या होगा, ईसोफेगस में भी भाई सिंपल ऐसा नहीं है, इसका भी कोई रोल है, इसका बस ये नहीं है टनल है, बस घूम के मस्ती में चले जाओ इसके अंदर से, ऐसा नहीं होता। ईसोफेगस में कॉन्स्टेंटली रिलैक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, जो हेल्प करता है पुशिंग में, किसको, फूड को पुश करता है, कहाँ पे, स्टमक में। तो ये सारा फूड को स्टमक में पुश करता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग मूवमेंट है ना, इसको बच्चों बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। चलो, अब कहाँ खाना आ गया, अब आ गया खाना मेरे स्टमक में, ठीक है, खाना स्टमक में आ गया। स्टमक इज अ जे शेप स्ट्रक्चर, एक जे शेप ऑर्गन है जिसमें आपका खाना यहाँ पे पचता है। यहाँ पे क्या याद रखना है, प्रोटीन की डाइजेशन होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, नथिंग एल्स। यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है। तो बोलस यहाँ पे आया बच्चों, ठीक है। बोलस में क्या था, सलाइवरी एंजाइम्स थे, सलाइवरी अमाइलेज थी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फूड आया हमारा, अब यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन होगी। तो देखो स्टमक के पार्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे है हमारा ईसोफेगस, इस रीजन में हम बोलते हैं कार्डिया रीजन। जो सबसे पहला रीजन है ना, इट इज नोन एज द कार्डिया रीजन, जो स्टमक को ज्वाइन करता है ईसोफेगस से। अब यहाँ पे एक मसल्स होती है जिसको क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, ठीक है,
स्फिंक्टर मसल्स क्या करती है, कभी ऐसा हुआ ना जैसे खाना खा रहे हैं तो ऊपर ना आ जाए, भाई इसमें तो चोकिंग हो सकती है ना आपको, आप खाना खा रहे हो, अब खाना ऊपर ना आ जाए, चोकिंग हो सकती है आपको उस टाइम पे, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करती हैं, जो भी अब फूड में यहाँ पे सारा खाना आ गया ना डाइजेशन के लिए, ये जो आपका बच्चों फूड है ना, ये दोबारा ऊपर ना जाए उसके लिए क्या होती है, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो कार्डिया है ना, इसके लेफ्ट में, इमेज में तो आपको ऐसे राइट दिखेगा बट ऐसे देखोगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये रीजन होता है फंडस रीजन। फंडस के नीचे यहाँ पे मेन रीजन हो जाता है, एंड लास्ट में रीजन आता है आपके पास पाइलोरस रीजन। क्या आता है, पाइलोरस, और यहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। अब भाई यहां भी तो डाइजेशन हो रही है, स्टमक के अंदर भी तो आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्टमक के अंदर बहुत सारे इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, तो यहाँ पे भी मिक्सचर रिलीज होता है बहुत सारी चीजों का। अब इतना टाइम नहीं बचा है, हम जल्दी से इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज कर लेंगे, बट मैं आपको फटाफट से बता रही हूँ। गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपका भाई रिलीज होता है HCl, आपका यहाँ पे रिलीज होगा पेप्सिनोजेन, आपके पास यहाँ पे म्यूकस होता है। तो यहाँ पे स्टमक के वॉल्स में भी ग्लैंड्स होते हैं जो HCl, पेप्सिनोजेन, म्यूकस को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब जब इनकी रिलीजिंग होगी ये हेल्प करेगा प्रोटीन की डाइजेशन में। और अब देखो यहाँ पे ना HCl है, इट इज अ एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो आपका यहाँ पे बच्चों खाना होगा ना वो एसिडिक होगा। ये बेसिक चीज बता रही हूं मैं आपको, जिसपे क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक फूड है। और जो यहाँ पे फूड गुचड़ मुचड़ हो गया ना, पूरा डाइजेशन जिसकी हो रही है, जैसे माउथ में उसको बोलस बोला था, यहाँ पे बोलते हैं चाइम। ठीक है, यहाँ पे चाइम होगा। एंड अगेन अब बच्चों यहाँ पे पाइलोरिक क्या है, so this is again known as pyloric sphincter। ये देखती है कि भाई अब खाना अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे खाना अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। सो दिस इज द स्टमक, जिसमें क्या होता है, हमारा रिलीज हो रही है HCl। अब HCl क्या करता है, देखो HCl का काम होता है एसिड रिलीज करना, ये एक एसिडिक मीडियम करती है। देखो फटाफट से यहाँ पे बताते हैं, हमें लिवर पैंक्रिया हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से हम देख लेंगे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछूं। यहाँ पे मेरे पास एसिड रिलीज हो रहा है विच इज इन HCl, मुझे बताओगे HCl का क्या फंक्शन है, दिस इज होमवर्क। ओके, स्टमक में आपका रिलीज हो रहा है म्यूकस, होमवर्क क्या है आपका, मुझे बताओगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, और आपका क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ पे पेप्सिनोजेन, तो आप होमवर्क में बताओगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिनोजेन। ठीक है, बताना मुझे, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट कर देंगे डाइजेशन एंड विल स्टार्ट विद रेस्पिरेशन। ओके, थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ना एंड ऑल द बेस्ट।